आज की ये वीडियो बहुत बहुत खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप कनाडा में किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा, चाहे आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो कनाडा ने इतनी बड़ी गिनती में जहाँ इतने जल्दी से चेंजेस की हैं कि ट्रेंड पे उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। बहुत कम ट्रेंड है, 23 में ट्रेंड 80% था, अब 50 या 40 से भी नीचे है। तो इन हालातों में अगर आप कनाडा में अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जिनको देखकर आप अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो सकें, आपका वीज़ा आ सके। ये वीडियो मैं बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट्स का या एप्लीकेंट्स का मेरे पास फीडबैक आता है, बहुत बड़ी गिनती में हमारी फाइल्स एम्बेसी में जाती हैं, तो उन सारे का प्रॉपर एनालिसिस करके, मुझे 2 दिन लगे हैं इसको एनालिसिस करने के लिए, तो इस लेवल का एनालिसिस करने के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। इसको आगे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट या एप्लीकेंट इस टाइम पे कनाडा में अप्लाई कर रहा है उसके लिए ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको ऐसा ही जो हम वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में बात करते हैं स्टडी वीज़ा वालों की। हालांकि मैं ओपन वर्क परमिट और जो विजिटर वीज़ा उनकी भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले स्टडी वीज़ा वालों की बात करते हैं। अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, जहां आप अप्लाई करने का मन बना चुके हैं, तो 2 चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। पहला, आप कोशिश कीजिए कि कनाडा में आप आइल्स के साथ अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटी या किसी और टेस्ट के साथ वीज़ा नहीं आ सकता है, लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड देखा गया है जब से एसडीएस कैटेगरी डिसॉल्व हुई है, जब भी मैं ये बात करता हूँ कि पीटी पे रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो बहुत से लोग जहाँ स्टूडेंट्स को ये होता है कि ये नेगेटिव है। दे नेगेटिव नहीं है, ये फैक्ट्स है, तो फैक्ट चेक करना हमें बनता है। तो अगर आप इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आइल्स के साथ 6 ईच जाऊं उससे ऊपर। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन मानते हैं तो 6.5 ओवरऑल रखिए, 6 ईच रखिए, आपके वीज़ा चांसेस कहीं बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू किसी और दूसरे टेस्ट के साथ। मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पीटी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रेंड जो है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना हम आइल्स को लेकर जो है पॉजिटिव कह सकते हैं। तो पहला ये है कि आप अप्लाई कीजिए आइल्स के साथ 6.5 नॉट देन 6 के साथ अप्लाई कीजिए। एसडीएस के बाद ये डिसॉल्व होने के बाद ये जरूरी हो गया। और दूसरा, ट्राई कीजिए कि आप बैचलर या मास्टर्स में प्रोग्राम लीजिए, जो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, 80-90% मार्क्स हैं, रीसेंट पास आउट हैं, 6.5 बैंड स्कोर है आपका, आपकी पीछे वाली स्टडी जो है आपके प्रोग्राम के साथ बिल्कुल रिलेट कर रही है, आप प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, एसओपी बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, तो आप डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा में जा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आपका प्रोफाइल जो है वो लैक करता है, उसमें उतनी स्ट्रांग नहीं है वो, तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि बैचलर या मास्टर देखिए। वैसे भी इसका आगे चल के आपको पीजीडब्ल्यूपी में और पीआर में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये चीज़ आज नहीं कह रहा हूं, पिछले 4 या 5 साल से कह रहा हूं, और ये अब साबित भी हो चुकी है। तो बैचलर या मास्टर्स लीजिए। तो अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, ये 2 टिप आपको दे रहा हूं, इसके बिना अप्लाई मत कीजिए, आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं स्पाउस वीज़ा वालों की। सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्पाउस वीज़ा में जो रीसेंट रिफ्यूजल्स देखे गए हैं, वो रिफ्यूजल्स ये हैं कि आपकी जो टेम्परेरी स्टे है वो कंसिस्टेंट नहीं है जो पर्पस ऑफ विजिट के साथ। ये कॉमन रीज़न होता है आमतौर पे, आप कनाडा छोड़ के यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टे, ये भी कॉमन रीज़न है। ये किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल, जब आप ये रीज़न डिस्कस करते हैं ना किसी के साथ भी कि भाई मेरा क्यों रिफ्यूज़ल आ गया, तो इसका कोई भी आपको कारण नहीं बता सकता है। हालांकि बहुत से ऐसे हैं जो आपको पैनिक क्रिएट करा देते हैं, आपको डरा देते हैं कि भाई आपका ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, इस वजह से आ गया। अगर एक्चुअल में उनको खुद को नहीं पता है कि इसका रीज़न क्या है। अगर आप अपने केप अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बेसिकली इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। पहला, प्रेजेंटेशन बढ़िया रखिए, जितने भी आपके जो रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली लगाइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो भी अदर डॉक्यूमेंटेशन है,
जैसे आपके जो फाइनेंशियल हो गए, इसके अलावा आपका जो कवरिंग लेटर हो गया, उसको प्रॉपरली लिखिए। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इस टाइम पे ओपन वर्कबुक की जो है प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमारे पिछले साल और इस साल में मिला के 450 ज़्यादा, आई थिंक 480 के अराउंड जो है हमारे वीज़ा ओपन वर्कबुक के हो चुके हैं। उसका रीज़न भी यही है कि उसमें प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है। आपकी जो इमोशंस हैं, आपका जो एक दूसरे की तरफ जो है जो बॉन्ड है, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाता है। रीज़न बताया जाता है कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। ये भी रीज़न बताया जाता है कि कनाडा से वापस क्यों आएंगे। प्रॉपरली एक नहीं, 5 रीज़न दिए जाते हैं कि ये 5 रीज़न हैं, इनकी वजह से मैं कनाडा से वापस आऊँगा जब हमारा टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा, फंड्स आपने रखने हैं लीको के अकॉर्डिंग रखने हैं, LICO। बहुत से लोगों को इसके मायने ही नहीं पता है। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास रिफ्यूज़ल के बाद आते हैं, वो कहते हैं ये क्या टर्म होती है, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं कि लीको की भी कोई टर्म होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि लीको जो है लो इनकम कट ऑफ है, जो ये बताती है कि अगर आप कनाडा में रहते हैं वो 1 साल के लिए एक आदमी को कितने डॉलर्स की जरूरत है, अगर 2 रहते हैं सर्वाइवल के लिए कितने की है, अगर 3 रहते हैं तो कितने की है। तो बेसिक लॉजिक है, जब भी आप अपने फंड दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो लीको के हिसाब से दिखाइए। अगर सिंगल हैं यानी कि आपका एप्लीकेंट वहाँ पे है, एक आप हैं यानी कि 2 हो गए जिन्होंने सर्वाइव करना है, वो दिखाइए। अगर बच्चा जा रहा है 3 के हिसाब से दिखाइए। तो उस हिसाब से लीको के हिसाब से ही आपने फंडिंग शो करनी है। कनाडा में जो फंड पड़े हैं और यहाँ पे जो पड़े हैं, दोनों को ऐड करके लीको से ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो ओपन वर्कबुक वालों ने इन 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अगर आपने वीज़ा लेना है, अगर आपने बार बार रिफ्यूज़ल लेना है, आपने अपना टाइम खराब करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3 रिफ्यूज़ल के बाद हमारे पास आते हैं। उनकी फाइल 1.5 साल पहले पहली फाइल गई थी। तो जब हम उससे पूछते हैं कि कितना नुकसान हो गया, तो वो कहते हैं 2.5-3 लाख का। आपका 2.5-3 लाख का नुकसान नहीं हुआ है। 1.5 साल में जो आपने कनाडा में बैठ के कमाना था वो भी आपका नुकसान हुआ है। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेस रहता है वो अलग से रहता है। तो बहुत तरीके से आपने अपने जो है उसको प्रेजेंट करना है, प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। अगर रिफ्यूज़ल आया हुआ है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको श्योर करता हूँ आपका वीज़ा आ सकता है। और लास्ट में विजिटर वीज़ा वाले, इनको मैं एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि विजिटर वीज़ा अगर अप्लाई करना है, किसी की बातों में मत आओ, इसका कोई फायदा नहीं है। इस टाइम पे कनाडा का विजिटर वीज़ा सिर्फ उसी को मिल सकता है जो पर्सन एक बहुत बढ़िया पर्पस ऑफ विजिट रखता हो, जिसका रीज़न बहुत सॉलिड हो कि मैं क्यों कनाडा में जा रहा हूं। मैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने जा रहा हूं, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, वो कभी यहाँ पे इंडिया में था तो कभी अटेंड नहीं की, अब मैं कनाडा में उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ। तो ऐसे ये कारण जो होते हैं ये बढ़िया ट्रेंड में चल जाते हैं थोड़ा बहुत। इस टाइम पे इनका कोई भी और नहीं है। तो रीज़न आपके पास बढ़िया होना चाहिए। कोई आप अपनी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है अपने बच्चे की, कॉन्वोकेशन है, वो अटेंड करने जा रहे हैं। कोई मेडिकल रीज़न है आपका, इसकी इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रेगनेंसी है उसकी वजह से जा रहे हैं। तो ये सॉलिड रीज़न होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका वीज़ा पक्का होता है, लेकिन फिर भी इनके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैं बर्थडे अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, ये कोई रीज़न नहीं बनते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल अपने प्रॉपर रखिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ये चीज़ों का आपने विजिटर वीज़ा में प्रॉपरली ख्याल रखना। तो ये कुछ टिप हैं। मुझे ये लगा कि इस टाइम पे जितना बड़े गिनती में रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से मुझे गाइड करना बनता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं ताकि आप तक जो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो चीज़ें पहुंच सकें जो मैं डे टू डे एनालाइज करता हूं। तो इन चीज़ों का, चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन चीज़ों का ख्याल रख के अपनी फाइल लगानी है। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आपने अपना प्रोफाइल शेयर करना है, उसकी कोई एडवाइस लेनी है, अप्लाई करना है, तो नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।